हे दोस्तों, ये ईयर 1822 की बात है जब गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया में राज करेगा, इतना पैसा कमाएगा कि 7 मंजिला घर बना पाएगा। एस्ट्रोलॉजर की इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, बट उस बच्चे ने एस्ट्रोलॉजर को सही साबित जरूर किए थे। ये बच्चे का नाम था नुसरवंजी टाटा, जिनकी फैमिली आगे चल के अपने लिए सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं क्रिएट किए बल्कि एक राष्ट्र भी क्रिएट किया। उस समय की बाकी सबकी तरह नुसरवंजी की शादी भी बचपन में ही हो गया था जीवन बाई के साथ। ईयर 1839 3 मार्च को इनके पहला बेटा जमशेद का जन्म हुआ। आगे चल के यही बच्चा इंडियन इंडस्ट्री के विश्व पितामह बने। नुसरवंजी टाटा एक पारसी प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, बट यंग नुसरवंजी प्रीस्ट नहीं बनना चाहते थे। उनका सपना था अपना बिजनेस सेट करना, और ये सपना पूरा करने के लिए वो अपना फैमिली छोड़ के बॉम्बे, अभी के मुंबई शिफ्ट हो गए। बट ना उनके पास पैसा था, ना कोई बिजनेस नॉलेज, ना कोई एक्सपीरियंस था, तो सिर्फ बर्निंग पैशन। नुसरवंजी बैंक और अपने दोस्तों की हेल्प लेके अपना पहला बिजनेस कॉटन ट्रेडिंग से स्टार्ट किए। बाद में उनका वाइफ जीवन बाई और उनके बेटे जमशेद जी उनके पास बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जमशेद जी बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। बहुत अच्छे नंबर लेके कॉलेज खत्म करने के बाद उनकी शादी हो गया हीराबाई डाबू के साथ। 20 साल की उम्र में उनका पहला बेटा डोरब जी का जन्म हुआ। इसके बाद जमशेद जी अपना पहला इंटरनेशनल वेंचर स्टार्ट करने के लिए हांगकांग चले गए। जमशेद जी अपना पहला इंटरनेशनल वेंचर कॉटन एंड अफीम ट्रेडिंग से स्टार्ट किए थे। उस समय मेडिकल पर्पस के लिए अफीम की ट्रेडिंग किया जाता था। इवन चाइना में भी 17वीं सेंचुरी से अफीम की खेती भी होती थी। हाँ, बाद में अफीम को नशे के लिए यूज किया जाने लगा और चाइनीज गवर्नमेंट ने अफीम ट्रेडिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। बट टाटा ने यूरोप में कॉटन एक्सपोर्ट करके और कार्डेमन टी, गोल्ड, टेक्सटाइल को इंपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। इवन उन्होंने संघाई में अपना दूसरा ऑफिस भी खोल लिया। उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तब होने लगी जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। उस समय साउथ अमेरिका से कॉटन का रॉ मटेरियल इंग्लैंड में सप्लाई किया जाता था, जो सिविल वॉर के टाइम पूरी तरह से बंद हो गया। इसी मौके का फायदा उठा के जमशेद जी डबल प्राइस में कॉटन सप्लाई करने लगे। इसमें सिर्फ जमशेद जी ही नहीं, उनके पार्टनर्स भी अच्छा खासा पैसा कमाए। जमशेद जी के अगला नजर था लंदन। जिस देश ने इतने सालों से उनके मातृभूमि के ऊपर राज किए, उसी देश में वो अपना अगला कदम रखना चाहते थे। इवन उनके पास अच्छा खासा ऑर्डर भी था। पर बोलते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा जाता है तभी ऊपर वाला शायद इंसान की पेशेंस देखने के लिए कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर भेजते हैं। जमशेद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईयर 1865 फर्स्ट सिविल वॉर खत्म होने के साथ साथ इंग्लैंड में भी कॉटन सप्लाई नॉर्मल होने लगा और जमशेद जी के पास जो भी ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। इसके चलते उनका कॉटन वेंचर पूरी तरह से बंद हो गया। इन्वेस्टर्स के पैसा चुकाने के लिए अपना ही बनाए हुए कंपनी में जमशेद जी $20 मंथली सैलरी में जॉब स्टार्ट कर दिए। तब तक नुसरवंजी, जमशेद जी के फादर, 7 मंजिला घर बना चुके थे अपने लिए। वो घर बेच के टाटा ने इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाए। शायद इसी के साथ साथ टाटा के ऊपर सबका ट्रस्ट बनने लगा था। बट कंपनी में काम करना जमशेद जी के लिए फायदेमंद रहा। उनको समझ आया अगर उनको ग्रो करना है तो उनको कॉटन ट्रेडिंग से हटके कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। अपने खाली टाइम पे जमशेद जी हमेशा इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर लोग लाइक थॉमस कर्ले, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर से बात किया करते थे। और इस डिबेट पे दादा भाई नौरोजी एंड बदरुद्दीन त्याबी जैसे लोग भी आते थे। ये वो टाइम था जब जमशेद जी अपने लिए एक लीगेसी छोड़ना चाहते थे, एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट जो सदियों तक चले। सच में जमशेद जी की ये विजन सच साबित हुई। उनको फिर से एक मौका मिला। अबिसिनिया में उस समय इथोपियन एम्पायर चल रहा था। वहाँ के राजा ने बिना किसी रीजन से ही ब्रिटिश एम्बेसडर और उनके 2 स्टाफ को गिरफ्तार किए थे। जब तो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको छुड़ाने के लिए गए तो वो उन्हें भी जेल में डाल दिए। इसीलिए इंग्लैंड ने 16,000 आर्मी भेजे अबिसिनिया में। इतना बड़ा आर्मी के लॉजिस्टिक मैटर को हैंडल करने के लिए नुसरवंजी को चुना गया। ये पूरा ऑपरेशन का कॉस्ट था $10 मिलियन। अबिसिनिया के साथ इंग्लैंड की लड़ाई तो नहीं हुई। राजा ने खुद की गलती समझ के खुद ही सुसाइड कर लिए और ब्रिटिश के सारे ऑफिसर्स को छोड़ दिया गया। इसमें नुसरवंजी और उनके बेटे जमशेद जी को अच्छा खासा फायदा हुआ। उन्हें 40 लाख रुपए मिले। इस पैसों से टाटा ने बंद पड़ा हुआ ऑयल मिल खरीदे, जिसको उन्होंने कॉटन मिल में कन्वर्ट किया। इसका नाम रखा गया अलेक्जेंडर। 2 साल तक अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद इस मिल को अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच दिया गया। उस पैसों से जमशेद जी दोबारा इंग्लैंड गए अपना नॉलेज को और अपडेट करने के लिए और एक प्लान सेट करने के लिए, ताकि वो वापस आके इंडिया में पहला स्पिनिंग एंड वेबिंग मिल खोल पाए। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। 1 जनवरी 1877 नागपुर में जमशेद जी ने इंडिया का पहला टेक्सटाइल मिल खोले। नागपुर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया के बिल्कुल पास था, तो ये जगह मिल के लिए एकदम परफेक्ट था। बट इतना आसान नहीं था जमशेद जी के लिए ये मिल खोलना, क्योंकि कोई भी लोकल मनी लेंडर उन्हें फंड ही नहीं दे रहे थे।
उनके हिसाब से ये डील फायदेमंद ही नहीं है। पर जमशेद जी कैसे भी मैनेज करके कैपिटल लगा के फाइनली इंडियन इंडस्ट्री में पहला टेक्सटाइल मिल खोले, जिसका नेम रखा गया इम्प्रेस मिल। बट मिल खोलना ही तो काफी नहीं था, इसको सक्सेसफुली चलाना भी तो था। बट नागपुर के लोग एक्टिव नहीं थे मुंबई के लोगों की तरह। मुंबई में लोग जरूरत पड़ने पर संडे को भी काम करते थे, बट नागपुर के लोग छोटा छोटा रीजन के लिए छुट्टी लेते थे एंड हफ्तों तक ऑफिस नहीं आते थे। हमेशा ऑफिस में 80% अटेंडेंस होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जमशेद जी हायर एंड फायर की जगह एक न्यू थॉट प्रोसेस लेके आए, जनरल प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल इंश्योरेंस। सिर्फ यही नहीं, पहला 1000 फैमिली जो बाकी फैमिली से अलग हो उनको रिस्ट वॉच, गोल्ड चेन, कैश भी इनाम में दिया जाता था। एज ए रिजल्ट एब्सेंटिज्म बहुत कम होने लगा। ये पहला कंपनी था जो एम्प्लॉयज के लिए सोचा था और उनका ये इनोवेटिव सोच आज भी हमारे काम आ रहा है। 100 इयर्स तक ये मिल सक्सेसफुली रन होने के बाद 1977 में महाराष्ट्र टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के साथ इसको मर्ज किया गया एंड सितंबर 2002 में गवर्नमेंट ऑर्डर से इसको पूरी तरह से शट डाउन किया गया। बट टाटा की तरफ से इंडियन इंडस्ट्री में इम्प्रेस मिल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंड इसके बाद से ही जमशेद जी को इंडियन इंडस्ट्री में विश्व पितामह कहा जाने लगा। इम्प्रेस मिल तो टाटा के लिए सिर्फ एक शुरुआत था। ये वो समय था जब आजादी की आवाज इंडिया में चारों ओर गूंज रही थी। टाटा ने भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करने के बारे में सोचे, इसीलिए जमशेद जी टाटा ने 12.5 लाख में धर्मशी मिल ऑक्शन में खरीद लिए। ये मिल बॉम्बे के कुर्ला में था। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का ये मिल में 1300 लूम्स एंड नियरली 1 लाख स्पिंडल्स था, बट इसका मशीनरी की हालत बहुत ही खराब था। तो जमशेद जी ने सेकेंड हैंड मशीनरी के यूज करने के बारे में सोचे, बट इसके लिए उनको काफी पैसों की भी जरूरत था। चाइना के एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल होने के साथ साथ जमशेद जी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा खराब था उस टाइम पे। इस रीजन के चलते ये नया मिल के लिए बैंक ने भी उनको फंड करने से मना कर दिया। बट बोलते हैं ना, इंसान अपना रास्ता खुद ही खोज लेते हैं। जमशेद जी ने भी अपना पर्सनल शेयर्स सेल कर दिए और उसी पैसों को मिल की मशीनरी की खरीदने में लगा दिए। सिर्फ यही नहीं, इम्प्रेस मिल की बेस्ट एम्प्लॉइज को भी बॉम्बे से लेके आए न्यू सेटअप के लिए। इस मिल का नेम रखा गया स्वदेशी मिल, जो आज भी टाटा एम्पायर के लिए प्राइड है। बट जमशेद जी यहीं पे नहीं रुके। उनके हिल स्टेशन पंचगनी में अपना लैंड था जहाँ पे वो पाशी हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। बट वहाँ का क्लाइमेट देख के उनको लगा कि ये जगह इजिप्शियन कॉटन के लिए एकदम सही है और अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट इसी में लगा दिए। बट बहुत मुनाफा नहीं कमा पाए, तो यहाँ पे वो कॉफी एंड स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए। सिर्फ टेक्सटाइल में ही नहीं, जमशेद जी मुंबई के जुहू, मड आइलैंड, पर्ले एंड अदर्स एरिया में एक वेनिस जैसा सिटी बनाना चाहते थे। इसके लिए उनको 1200 एकड़ से भी बड़ा लैंड चाहिए था इस एरिया में। द ईस्ट इंडिया कंपनी ने जुहू में एक बड़ा सा लैंड नवरोजी जमशेद जी वादिया को दिए थे। थाने के ब्रिटिश रेसिडेंट जमशेद जी को सपोर्ट तो किए, बट वादिया जी अपना लैंड सेल नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जमशेद जी को ये प्रोजेक्ट मुंबई के महिम में शिफ्ट करना पड़ा। बट महिम के आसपास एरिया में छोटा छोटा डेयरी फार्म था जो शायद आगे चल के और ग्रो कर सकता था। एंड वेस्टर्न बॉम्बे में जो घास उगते हैं वो नेचुरल सॉल्ट से भरे हैं, जो काउस के लिए एकदम परफेक्ट है एंड उससे हाई क्वालिटी की मिल्क भी प्रोड्यूस होती है। उनके हिसाब से ये जगह डेयरी फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके 1000 एकर्स का एक कैटल गेजिंग एरिया डेवलप किए। एक छोटा सा टाउन महिम को जमशेद जी ने एक डेयरी फार्मिंग एरिया में बदल दिए। यही नहीं, बैंगलोर एंड मैसूर सिल्क में भी जमशेद जी के कंट्रीब्यूशन है। जमशेद जी फ्रांस गए थे कुछ यूनिक प्रोजेक्ट सीखने के लिए एंड ही रियलाइज कि बैंगलोर एंड मैसूर का वेदर भी बिल्कुल फ्रांस जैसा है। तो उन्होंने बैंगलोर एंड मैसूर में एक बड़ा सा लैंड खरीद लिए और फ्रांस से लाया हुआ सिल्कवर्म का ब्रीडिंग स्टार्ट किए। तो पहले से ही इंडिया के मुरादाबाद में सिल्कवर्म ब्रीडिंग होती थी, बट उसका क्वालिटी एंड शाइन जमशेद जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस काम के लिए वो जापान से एक्सपर्ट्स भी लाए। तो दोस्तों, ये बोल सकते हैं कि फेमस बैंगलोर एंड मैसूर सिल्क साड़ी में जमशेद जी की एफर्ट एंड पैशन है। जमशेद जी हमेशा कुछ नया ढूंढते रहते थे। 40 साल की उम्र में उन्हें एक जर्मन जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मिला जहाँ पे सेंट्रल इंडिया के चंदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत भारी मात्रा में मिनरल्स की बात किया गया था। जमशेद जी को माइनिंग की वैल्यू पता था एंड ये भी पता था कि आयरन ओर का वैल्यू गोल्ड से कुछ कम नहीं है। ये चंदा डिस्ट्रिक्ट नागपुर के एकदम पास ही था। ऑलरेडी नागपुर के पास वारोरा में कोल की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसीलिए जमशेद जी और ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस बात पे। उन्होंने वारोरा और उसके आसपास एरिया की सैंपल टेस्टिंग के लिए जर्मनी भेजे, बट रिपोर्ट अच्छा नहीं था। यहाँ का आयरन बहुत लो क्वालिटी का था। बट जमशेद जी हार नहीं माने। उन्होंने 17 इयर्स तक पूरे इंडिया की डिफरेंट जगह से सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजते रहे।
1899 में माइनिंग को इंडिया में इजी करने के लिए रूल्स भी आ गया था। स्पेशली आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिपोर्ट पब्लिश भी हो चुका था, जो कि जमशेद के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन से बहुत हेल्प मिली। इसके बाद जमशेद जी अमेरिका गए बड़े बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट को देखने के लिए और उनके वेंचर के लिए नेसेसरी मशीनरी भी लाने के लिए। इसके लिए वो डिफरेंट प्लेसेस लाइक अलाबामा, पीटर्सबर्ग एंड क्लीवलैंड भी विजिट किए। क्लीवलैंड में उनके साथ एक फेमस जियोलॉजिस्ट की मुलाकात हुई जिसका नाम था जूलियन केनेडी। बट केनेडी सेड, "You can't afford it. The feasibility report itself cost you a lot. I suggest you to drop the idea." बट जमशेद जी बोले ये प्रोजेक्ट के लिए वो अपना सब एसेट भी सेल कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेशन देख के केनेडी उनको फेमस जियोलॉजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट चार्ल्स पेज पेरिन के नाम सजेस्ट किया। 60 इयर्स के एक बुजुर्ग इंसान की कॉन्फिडेंट को पेरिन ना ही नहीं बोल सके एंड जमशेद जी के इस वेंचर का चीफ एडवाइजर बनने के लिए राजी हो गए। पेरिन अपनी टीम में से सीएम वेल्ट को इंडिया भेजे। इन 1904 जमशेद जी के बड़े बेटे डोरब जी, उनके भतीजे सापुट जी सकलतवाला और सीएम वेल्ट चंदा के वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया में आयरन ओर की तलाश में जुट गए, जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स हंटिंग के लिए जाते थे। जंगली एरिया में ये खोज इतना भी आसान नहीं था, मिलों तक पैदल चलना या फिर बैलगाड़ी में जाना। बट वेंडी कुछ सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजे, बट इतनी मेहनत भी काम नहीं आया। कुछ जगह पे आयरन ओर मिले बट उसका क्वांटिटी इतना कम था कि वो सफिशिएंट नहीं था एक स्टील प्लांट के लिए। वेंडी वापस जाना चाह रहे थे बट जमशेद जी ने उन्हें दूसरी जगह देखने के लिए मना लिए। इस बीच डोरब जी लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गए इन्फॉर्म करने के लिए कि वो लोग अपना प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं। बट वहाँ पे उन्हें जियोलॉजिकल सर्वे का एक मैप दिखा नोटिस बोर्ड पे, जहाँ पे कुछ जगह पे ब्लैक स्पॉट था। क्लोज इंस्पेक्शन से पता चला कि वो स्पॉट इंडिकेट कर रहा था भारी मात्रा में आयरन ओर होने का, और ये जगह नागपुर से भी बहुत पास था, मेयरली 140 माइल्स। ये जगह दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में था। जब यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया तो वहाँ के मिट्टी में 60% से भी ज्यादा आयरन ओर मिले, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस था। सच बोलते हैं कि जब अच्छा टाइम आता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि इस समय जमशेद जी को एक लेटर मिला जियोलॉजिस्ट पीएन बोस की तरफ से, जो पहले दुर्ग में पोस्टेड थे। मिस्टर बोस लेटर में बोले थे कि ये जगह पे सिर्फ भारी मात्रा में आयरन ओर ही नहीं है, अगर यहाँ पे कोई प्लांट सेटअप करता है तो यहाँ के महाराजा की तरफ से उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। ये पूरा जंगल एरिया था, आसपास में जंगली हाथी भी दिख जाता था एंड यहाँ पे सांथल ट्राइब की बस्ती भी थी। बट ये जमीन में 60% आयरन ओर था, जो अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ टन था। पानी स्टील प्लांट्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इवन उन्होंने पानी की कमी पूरी करने के लिए पास में ही 2 रिवर्स भी ढूंढ लिए थे। सिर्फ यही नहीं, कालीमाटी रेलवे स्टेशन भी पास था। ये वो टाइम था जब इंडिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जन्म होने जा रहा था। स्टील प्लांट को लेके जमशेद जी के बहुत क्लियर विजन थे। वो चाहते थे जहाँ पे ये स्टील प्लांट होगा उसके सामने एक बहुत वाइड रोड होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स की ट्रैफिक बहुत होगी, तो वाइड रोड होना ही चाहिए। ये स्टील प्लांट बहुत हीट जनरेट करेगा, सो वो चाहते थे कि रोड के आसपास में एंड विलेजेस में भी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज लगाया जाए, ताकि ग्रीन कवर क्लाइमेट को थोड़ा सा नॉर्मल करे। सिर्फ यही नहीं, विलेजर्स के लिए उस जगह पे फुटबॉल, हॉकी फील्ड, टेम्पल, मस्जिद एंड चर्च भी बनाने के लिए बोले थे वो। जमशेद जी के एक और कंट्रीब्यूशन था होटल इंडस्ट्री में। अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो मुंबई के नवल यार्ड एंड एपोलो बंदर डॉकयार्ड के बीचों बीच 2.5 एकर्स की एक लैंड भी देख के रखे थे। ये वो टाइम था जब बॉम्बे फास्ट ग्रो तो हो रहा था, बट यहाँ के लोग डिवाइडेड थे, बड़ा साहिब मीन्स व्हाइट पीपल एंड छोटा साहिब मीन्स डार्क और लोकल पीपल। और यहाँ पे सिर्फ 3 होटल्स थे, एस्प्लैनेड मैंशन जो कि छोटा साहिब मीन्स इंडियंस के लिए था, और ग्रेट वेस्टर्न होटल एंड एपोलो होटल जो व्हाइट पीपल के लिए था। एक कहावत है कि जमशेद जी को गोरे लोगों की होटल्स में घुसने नहीं दिया गया था, इसीलिए उन्होंने एक सुपीरियर होटल बनाने के बारे में सोचे। इसमें कितनी सच्चाई थी वो तो नहीं पता, बट सुपीरियर होटल जरूर बना था, जो आज भी इंडियंस के लिए एक शान है, द ताज महल होटल। जमशेद जी के सपना था कि इस होटल की हर एक रूम से समुंदर दिखना चाहिए, पर समुंदर के आसपास के एरिया में 40 फीट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना उतना आसान नहीं था। बट जमशेद जी वॉज अ मिराकल पर्सन। उन्होंने होटल की प्रोजेक्ट के लिए राव साहेब सीताराम खंडेराव एंड डीएन मिर्जा को हायर किए थे। विक्टोरिया टर्मिनस, जो आज मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड ऑफिस है, इसको बिल्ड करने के लिए मिस्टर खंडेराव एंड मिस्टर मिर्जा द आर्किटेक्चरल इंजीनियर AFW स्टीवेंस को हेल्प किए थे। सिर्फ यही नहीं, होटल की फर्निशिंग का सामान लाने के लिए जमशेद जी पर्सनली इन्वॉल्व भी थे। बर्लिन से शैंडलियर, सोडा मशीन, वॉशिंग मशीन, फैन, अमेरिका से, इवन पेरिस से आयरन पिलर भी लाया गया था, जो आज भी ताजमहल की कुछ हिस्सों को खड़े रहने में सपोर्ट कर रहा है। जमशेद जी अपने खुद के फंड से
25 लाख रुपीस सिर्फ फर्निशिंग में स्पेंड किए थे। ताजमहल की गेट पब्लिक के लिए 16 दिसंबर 1903 में ओपन हुआ था, पर तब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। ताजमहल के साथ साथ एक और ड्रीम प्रोजेक्ट में जमशेद जी काम कर रहे थे और इसके लिए उन्हें स्वामी विवेकानंद जी की हेल्प चाहिए था। 1893 में टाटा एंड स्वामी विवेकानंद जी ऑलरेडी एम्प्रेस ऑफ इंडिया पैसेंजर शिप में मिल चुके थे। जमशेद जी जापान टू शिकागो जा रहे थे एंड विवेकानंद जी वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस के लिए जा रहे थे। उन दोनों में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किए थे। 23 नवंबर 1898 में स्वामी विवेकानंद जी को जमशेद जी एक लेटर लिखे थे उनके मदद के लिए। 1800 सेंचुरी वो टाइम था जब इंडिया में साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा था, लाइक अराइवल ऑफ टेलीग्राफ इन 1851। सेम ईयर 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ था इंडिया में और इनका पहला टास्क था माउंट एवरेस्ट की हाइट मापना। 1869 में स्वेज कैनल ओपन हुआ था। दिस इज द मोस्ट हेवीली यूज्ड कैनल फॉर शिपिंग लेन, इसीलिए इंडिया में ट्रेडिंग भी बढ़ गई थी। 1875 में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट। 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस का ओपनिंग। 1889 पुणे में द इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी का ओपनिंग। उस समय इंडिया में ऑलरेडी हायर एजुकेशन अवेलेबल थी, जैसे 1832 में विल्सन कॉलेज इन बॉम्बे एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज 1860 में। बॉम्बे को कम्पीट करने के लिए लाहौर, इलाहाबाद में भी एक के बाद एक कॉलेज ओपन हो रहा था। इवन नंबर्स बढ़ते बढ़ते 176 कॉलेज तक पहुंच चुकी थी। बट जमशेद जी कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड देख चुके थे। बेसिकली इट इज अ लर्न्ड सोसाइटी एंड यूनाइटेड किंगडम नेचुरल एकेडमी ऑफ साइंस। The fundamental purpose of this society is to recognize, promote and support excellence in science and to encourage the development and use of science for the benefit of humanity. मतलब ये सोसाइटी का मेन पर्पस था कि साइंस की एक्सेलेंस को समझना, उसको सपोर्ट करना और उसको बढ़ावा देना, ताकि ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए साइंस की यूज एंड डेवलपमेंट को और ज्यादा इंकरेज किया जाए। 31 दिसंबर 1898 में बॉम्बे में न्यू वाइसरॉय की पोस्ट में थे जॉर्ज नथेनियल कर्जन। जमशेद जी अपने साथ कुछ टीचर्स को लेके गए थे ये ड्रीम प्रोजेक्ट मिस्टर कर्जन के साथ शेयर करने के लिए, बट कर्जन इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए। एज पर हिम इतना बड़ा रेप्यूटेड प्रोजेक्ट अगर इंडिया में ओपन भी हो जाए तो कितने स्टूडेंट आएगा यहाँ पे, और अगर एडिक्वेट स्टूडेंट आ भी जाते हैं फिर भी ग्रेजुएट होने के बाद वो लोग करेंगे क्या। इतना ठंडा रिस्पॉन्स जमशेद जी को डिसअपॉइंट नहीं कर पाए। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड हैमिल्टन को एक लेटर लिखे। हैमिल्टन जमशेद जी की बात अच्छे से सुने एंड रॉयल सोसाइटी के प्रिंसिपल विलियम रैमसे को ये प्रपोजल को स्टडी करने के लिए बोले। मिस्टर रैमसे 10 डेज के लिए इंडिया आए फॉर अ क्विक स्टडी और वो ये कंक्लूजन पे आए कि बैंगलोर में ये सेटअप किया जा सकता है। रैमसे ये भी बताए कि कुछ न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट काम आएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जमशेद जी 8,000 पाउंड डोनेट किए थे, उस समय के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपीस। जमशेद जी ये इंस्टीट्यूट के लिए कमेटी भी फॉर्म किए थे उन्हें एडवाइस करने के लिए। इस कमेटी में इंडियन स्कॉलर, जज, ऑथर महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल थे। जमशेद जी पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इस नोबेल प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आएंगे एंड कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करेंगे। उस समय मैसूर की महाराजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए 371 एकर्स लैंड डोनेट किए थे और साथ में 5 लाख रुपए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हर साल 50,000 रुपीज देने की प्रॉमिस भी किए थे। मैसूर राजा के साथ साथ बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट छबिलदास लालूभाई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए थे। इसके बाद बहुत सारे डोनर सामने आने लगे। जमशेद जी इस प्रोजेक्ट के लिए अपना दिल जान सब कुछ लगा चुके थे। इवन उन्होंने अपना 17 बिल्डिंग भी सेल कर चुके थे इस प्रोजेक्ट की फंड रेज करने के लिए। उनका सपना था कि उनके अपने पैसों से ये प्रोजेक्ट बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने विल में भी मेंशन किए थे कि अगर उनके लाइफ टाइम में ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो इनका पर्सनल वेल्थ इस प्रोजेक्ट में लगाया जाए। उनके सिंगल माइंडेड एफर्ट के लिए ये प्रोजेक्ट बैंगलोर में बना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के नेम से जाना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाउअडेज। पर दुख की बात, जमशेद जी अपने लाइफ टाइम में ये प्रोजेक्ट नहीं देख पाए थे। इवन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, अभी का टाटा स्टील, भी उनके लाइफ टाइम के बाद बना था। इन 19 मई 1904 जमशेद जी टाटा हैज पास्ड अवे। जमशेद जी का चले जाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। वो सिर्फ एक बिग ड्रीमर ही नहीं थे, वो उस ड्रीम को हकीकत में भी लाते थे। ही वॉज अ विजनरी। उनके लगन, मेहनत एंड विजन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट किया था। जमशेद जी कभी भी ताजमहल होटल ओन करने के लिए नहीं बनाए थे। वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि इंडियंस भी इस तरह के लैविश होटल बना सकते हैं। वो अपने लगन और मेहनत से हमारे लिए क्या कुछ नहीं छोड़ के गए, शायद उन्होंने इंडियंस को सपने दिखाना सिखा के गए। जमशेद जी टाटा एम्पायर के नींव थे। आज टाटा प्रोडक्ट हमारे हर दिन के साथ जुड़े हुए हैं। शायद 90% से भी ज्यादा इंडियंस पूरे दिन में कुछ ना कुछ चीज टाटा के जरूर इस्तेमाल करते हैं।
चाय, नमक, चावल, कॉफी, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, कंसल्टिंग इंडस्ट्री, IT सर्विस इंडस्ट्री, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, हर जगह आज टाटा है। बट ये रास्ता उतना भी आसान नहीं था ये मुकाम तक पहुंचने के लिए। गिरीश कुबेर जी के द टाटाज हाउ फैमिली बिल्ड अ बिजनेस एंड नेशन बुक में से जमशेद जी टाटा के जीवन के कुछ हिस्सों को सामने लाने की कोशिश की है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नया वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे।